हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स की जीएस पॉइंटर की सीरीज़ में। तो हम इंडियन ज्योग्राफी की जीएस पॉइंटर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको सुपर टेट एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पुलिस, जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस का रोल रहता है, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा तटीय भाग। पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करोगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ से अलग नहीं जाएगा। तो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत की तटरेखा। तो भारत की तटरेखा में पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारत की औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो ये चेन्नई तट से नापा जाता है। अब कुछ इसके बारे में देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये भारत का पार्ट है, ये नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में आपको ये दिखाया गया है 12 नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो नॉटिकल माइल्स जो होता है वो समुद्र में जो दूरी नापते हैं वो किलोमीटर में नाप करके हम नॉटिकल माइल्स NM में नापते हैं। तो NM क्या होगा, तो समझ में आ गया, नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, MILES, माइल्स। तो एक नॉटिकल माइल्स 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो भारत की जैसे ये प्रादेशिक सीमा है, तो भारत की ये जो कोस्ट है, तो कोस्ट से 12 किलोमीटर दूरी तक ये दिखाया गया है जो एरिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये शेडेड जो पार्ट दिखाया गया है, ये 12 किलोमीटर तक आता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है। तो एक नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर होते हैं, तो 12 में कितने होंगे, ये 12 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 12 इंटू 1.8। तो जितने भी आएगा तो उतना किलोमीटर तक ये भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है। यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जो एरिया है, ये यहाँ तक ये पूरा एरिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी कि टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी में क्या कर सकता है, तो इसका उपयोग भारत पूर्णतः कर सकता है। कोई भी देश है, उसकी 12 किलोमीटर तक की जो सीमा है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है, यानी कि टेरिटोरियल सी कहलाता है। और इसमें सभी क्षेत्रीय अधिकार होते हैं, क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है इसको, और इसमें पूर्णतः भारत कुछ भी कर सकता है इसमें। तो फिर जो 12 के बाद फिर ये जो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, सीमा से 24 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये जो एरिया होता है वो समीपस्थ मंडल कहलाता है, यानी कि कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन में इस क्षेत्र में साफ़ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार सभी हैं। यानी कि यहाँ से जो भी निकलेगा या फिर जो भी द्वीप कोई बनाना चाहेगा, तो भारत चाहे तो उससे सीमा शुल्क या फिर जो भी वसूलना चाहता है वो वसूल सकता है, इसमें सफाई करा सकता है, जो भी काम कराना है वो समीपस्थ मंडल में यानी कि कंटिजियस जोन में करा सकता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो प्रादेशिक सीमा होती है। उसके बाद समीपस्थ जोन जो होता है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। उसके बाद तटीय सीमा से फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। यहाँ वैज्ञानिक परीक्षणों का अधिकार होता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार होता है। यहाँ जो भी प्राकृतिक संसाधन या तेल या खनिज जो भी पाया जाएगा उस पर भारत का ही अधिकार होगा। तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो ये 3 चीज़ें थी। तो ये याद कर लेना आप लोग। एक नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसमें पूर्णता अधिकार होता है। फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है समीपस्थ मंडल यानी कि कंटिजियस जोन, और इसमें सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार सारे प्राप्त होते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें वैज्ञानिक परीक्षण, द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है। तो औसत जो समुद्र तल है उसकी ऊंचाई चेन्नई तट से नापी जाती है भारत के। और चेन्नई क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार अभी बताया था 12 नॉटिकल माइल्स, और नॉटिकल माइल्स को हिंदी में समुद्री मील कहते थे। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या था, प्रादेशिक जल क्षेत्र यानी कि टेरिटोरियल सी। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो तटरेखा टोटल जो है वो 7500 किलोमीटर है, और जिसमें सबसे लंबी समुद्री तटरेखा गुजरात की है। और तटरेखा से लगे जो राज्य हैं वो टोटल 9 राज्य भारत की तटरेखा से लगे हुए हैं, और टोटल लंबाई 7500 किलोमीटर है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे नाम दिया गया था, तो रत्नाकर हिंद महासागर को कहा जाता था। तो हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था।
तो दोस्तों ये तटरेखा क्या होती है, जैसे ये भारतीय राज्य गुजरात है और गुजरात की ये जो समुद्र से लगी हुई सीमा है ये तटरेखा कहलाती है ये। तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और इस तरह के 9 राज्य हैं टोटल। तो यहाँ से यही बताया गया था, भारत में तटरेखा से लगे राज्य 9 हैं जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और ये तटरेखा की कुल लंबाई जो है वो 7500 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट को पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तटों को सारे को एक संग देख लेते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स को देख लेते हैं, तटीय मैदान सबसे पहले। तो ये जैसे गुजरात का पार्ट है, तो गुजरात में ये जो ऊपर ये वाला पाता है, ये पार्ट जो है, ये वाला जो स्थल है उसको कच्छ का रण कहा जाता है। और कच्छ के रण के बाद ये जो इधर जल पाया जाता है इधर, यानी कि इधर का जो समुद्र है वो कच्छ की खाड़ी कहलाता है। कच्छ की खाड़ी के बाद ये जो पार्ट है उसको काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप है। और काठियावाड़ प्रायद्वीप के नीचे ये जो समुद्र इधर पाया जाता है यानी कि जल पाया जाता है उसको खंबात की खाड़ी कह देते हैं। तो ये इसको मैप में भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ से दिखाया गया है, ये कच्छ का रण है, फिर ये जो है कच्छ की खाड़ी है, यहाँ जो पानी पानी दिख रहा है आपको नीला, तो वो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है ये ऊपर जो है वो कच्छ का रण है, ये जो क्षेत्र है वो कच्छ का रण है, ये कच्छ की खाड़ी है। उसके बाद यहाँ आते हैं नीचे, थोड़ा सा एक सेकेंड, तो नीचे आते हैं तो ये तो खंबात की खाड़ी है, यहाँ जो जल दिख रहा है आपको भरा हुआ तो ये खंबात की खाड़ी है। और ये जो एरिया है और इसको कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप यहाँ कहीं लिखा भी होगा, एक सेकेंड। तो हमारा ये हो गया काठियावाड़, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये हो गया कच्छ का रण, ये हो गया कच्छ की खाड़ी, ये हो गया खंबात की खाड़ी। तो इसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये वेस्टर्न कोस्ट होता है और ये ईस्टर्न कोस्ट होता है। वेस्ट मतलब ये पश्चिमी तटीय होता है, पश्चिम तट, और ये पूर्वी तट होता है। ये जो है अभी ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट के मैदान हम पहले पढ़ रहे हैं, तो इसमें काठियावाड़ प्रायद्वीप पढ़ लिया, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इसके नीचे कोंकण तट होता है, उसके नीचे मालाबार तट होता है। तो ये कहाँ कहाँ है अभी देख लेंगे। उसके बाद पूर्वी तट में कोरोमंडल तट होता है और उत्तरी सरकारी होता है। तो ये कहाँ कहाँ है अभी देखते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट में हमने जैसा कि देखा कि काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कच्छ के रण से लेकर दमन तथा दीव तक फैला हुआ है। ये जो तट है वो पूरा काठियावाड़ तट कहलाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप तो ये है और काठियावाड़ तट ये पूरा तट कहलाता है, कच्छ का रण से लेकर दमन तथा दीव तक। तो दमन तथा दीव तक ये लिखा भी है, दमन तथा दीव, यहाँ कच्छ का रण है, कच्छ के रण से दमन तथा दीव तक काठियावाड़ प्रायद्वीप। फिर दमन तथा दीव से अगर नीचे चलें, दमन तथा दीव से नीचे न्यू मंगलौर तक चलें, तो न्यू मंगलौर कहाँ है, ये जो न्यू मंगलौर है ये कर्नाटक में आता है। तो दमन तथा दीव से अगर न्यू मंगलौर तक बात करें तो ये जो तट है आपका ये कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट में भी अगर गोवा, ये गोवा पार्ट है और गोवा से नीचे का जो तट है कोंकण वाला पार्ट वो कर्नाटक तट के नाम से जाना जाता है। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, दमन तथा दीव से लेकर न्यू मंगलौर, दमन तथा दीव से लेकर न्यू मंगलौर तक जो है वो कोंकण तट कहलाता है। और कोंकण तट का ही जो जो नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट है जो है, ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ गोवा से न्यू मंगलौर तक, न्यू मंगलौर ये है कर्नाटक में और ये गोवा है। तो ये नीचे वाला जो तट है ये जो पार्ट दिखाया गया है ये कर्नाटक कोस्ट कहलाता है, कर्नाटक तट। उसके नीचे न्यू मंगलौर से भी कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी सबसे नीचे है, तो ये जो तट है हमारा यहाँ तक ये मालाबार तट कहलाता है। तो ये न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो वेस्ट के जो 3 तट हमने देखे वो कौन कौन से हैं, काठियावाड़ तट, फिर दूसरा है कोंकण तट और तीसरा है मालाबार तट। अब ईस्ट कोस्ट पे देख लेते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट पे ये है, पूर्वी तट पे पहला है कोरोमंडल तट और दूसरा है उत्तरी सरकारी। तो कोरोमंडल कहाँ से कहाँ तक है, नीचे कन्याकुमारी, ये जगह है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से ऊपर कृष्णा नदी तक, ये कृष्णा नदी है, यहाँ तक जो फैला हुआ है कृष्णा नदी तक, ये पूरा जो तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। फिर कृष्णा नदी से ऊपर महानदी तक का ये जो पूरा तट है ये उत्तरी सरकारी कहलाता है, नॉर्थ सरकेरस, यानी कि उत्तरी सरकारी। ये है उत्तरी सरकारी और ये है कोरोमंडल। कहाँ से कहाँ तक है, ये कृष्णा नदी तक है कन्याकुमारी से, और कृष्णा नदी के ऊपर महानदी तक जो है वो है उत्तरी सरकारी। अब हम पश्चिमी तट की ओर चलते हैं। तो पश्चिमी तट में कुछ जगह हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, उत्तर से दक्षिण में क्रम में सही लगाना है। तो यहाँ से आप देख लेना, ये जैसे भारत का ये पार्ट है तो यहाँ आपको पता है ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, ये केरल है। तो महाराष्ट्र में 2 जगह है, ये जंजीरा है
और दूसरी यहाँ ये जो दूसरी जगह है ये सिंधु फोर्ट है, यानी कि सिंधुदुर्ग। तो जंजीरा सबसे ऊपर है महाराष्ट्र में, फिर नीचे है सिंधुदुर्ग, ये भी महाराष्ट्र में है, नीचे कन्नूर है, ये केरल में आता है। तो इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ से ऊपर से नीचे लगाने थे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जंजीरा सबसे ऊपर था, फिर जंजीरा के नीचे सिंधुदुर्ग था, फिर सिंधुदुर्ग के नीचे जो है वो कन्नूर है, केरल में आता है। और नागरकोइल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कन्याकुमारी से ऊपर है, ये तमिलनाडु में है। तो इन तीनों को लगा लेना आप, जंजीरा, उसके नीचे सिंधुदुर्ग, उसके नीचे कन्नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यत्र तत्र कुछ अनदेखे अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यहाँ। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, तो ये तमिलनाडु तट की बात हो रही है। पहले कभी तमिलनाडु तट पर डेनमार्क वासियों का कब्जा होता था, तो वहाँ अभी भी मिल जाते हैं डेनमार्क वासी, और वहाँ के जेरूशलम वगैरह ये अभी भी विद्वान है वहाँ। तो तमिलनाडु तट की बात हो रही है, ये पहचान लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तटीय शहर पर, तो पश्चिमी तटीय अभी बताया था जंजीरा और सिंधुदुर्ग, ये दोनों कहाँ स्थित है, ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। फिर कन्नूर, कन्नूर जो था वो भी हमारा केरल में स्थित था, वो भी पश्चिमी तट में था। फिर यहाँ इन चारों शहरों में से जंजीरा और उडुपी, जंजीरा तो महाराष्ट्र में था, ये भी पश्चिमी तट में था। पश्चिमी तट मतलब ये जैसे भारत है तो भारत का ये पश्चिमी तट है। तो यहाँ सिंधुदुर्ग था, सिंधुदुर्ग, यहाँ जंजीरा था, उसके नीचे कन्नूर था, कन्नूर के ऊपर यहाँ कहीं उडुपी एक जगह है। उडुपी कहाँ है, कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में उडुपी और है, ये भी लोकेशन याद रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट शहरों के नाम है, तो बस याद करना है और कुछ नहीं है, ये कहाँ है ये चीज़ देखनी है। उडुपी कहाँ है, तो कर्नाटक में है उडुपी। दीघा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है स्थित। अब ये थोड़ा सा भारत का ये वाला पार्ट आ गया, यानी कि ये पश्चिमी तट, पूर्वी तट की बात हो रही है। अब पूर्वी तट में दीघा जो जगह है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में यहीं कहीं स्थित है। फिर उसके बाद गोपालपुर, ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा कहाँ है, तो ये लोकेशन में यहाँ कहीं ओडिशा पड़ता है, तो इस जगह गोपालपुर ओडिशा में स्थित है। कलांगुट जो है वो गोवा में स्थित है, कलांगुट जगह का नाम है, तो ये गोवा में है। मरीना तमिलनाडु में स्थित है। तो ये ऊपर की तीन इंपॉर्टेंट है, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा और मरीना तमिलनाडु। मरीना तमिलनाडु में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर तटों के बारे में अभी बात की है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। जैसे हमने भारत का ये पार्ट पढ़ा था, तो यहाँ तमिलनाडु और तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश का ये जो तट है ये कोरोमंडल तट था, और कोरोमंडल से ऊपर ये जो था उत्तरी सरकारी था। तो कोरोमंडल तट के बारे में पूछा है। तो भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा तथा केप कैमोरिन के मध्य स्थित है। तो केप कैमोरिन के मध्य क्या है, कोरोमंडल तट। अब जैसे कि ये भारत था, तो ये जो कन्याकुमारी था इसको केप कैमोरिन भी कह देते हैं, कन्याकुमारी का ही नाम है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन से ये कृष्णा नदी तक नीचे का ये जो तट था वो कोरोमंडल तट है। केप कैमोरिन किस नाम से जाना जाता है, तो ये अभी बताया था कन्याकुमारी के नाम से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़ लेते हैं पहले, फिर अंडमान निकोबार वगैरह। तो द्वीप समूह आइलैंड्स में क्या आता है, आइलैंड्स क्या होते हैं, तो पार्ट ऑफ लैंड होते हैं सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो जैसे कि ये द्वीप समूह है, ये सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, तो कोई पार्ट ऑफ लैंड है अगर उसके चारों ओर वाटर है तो वो द्वीप समूह कहलाते हैं। और भारत में टोटल 247 इस तरह के आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, जिसमें 204 तो बंगाल की खाड़ी में है। अब बंगाल की खाड़ी क्या होता है, जैसे ये भारत है तो ये जो इधर वाटर पाया जाता है, मतलब इधर का जो समुद्र है, इधर का जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी का जाता है। ये एरिया बंगाल की खाड़ी है, और इधर का एरिया जो है भारत का, ये भारत है, भारत के इधर लेफ़्ट की ओर जो है, राइट की ओर जो है वो तो बंगाल की खाड़ी है, जिसको BOB, बंगाल बे ऑफ बंगाल कह देते हैं। और ये जो राइट है इसके, लेफ़्ट है जो इसके, वो अरब सागर कहलाता है। तो अरब सागर में जो द्वीप है ये लक्षद्वीप वगैरह हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में वो अंडमान वगैरह हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं ये। तो इधर जो है वो अंडमान निकोबार है, और इधर जो है वो लक्षद्वीप हैं। तो टोटल 204 द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार नाम से इसको जाना जाता है। और जो 36 द्वीप हैं वो अरब सागर में है, इसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा
204 और 36, 240 तो ये हो गए। तो 240 में बचे 7 कहाँ गए, तो ये जो 7 हैं बचे, उसमें छोटे छोटे अन्य द्वीप हैं, जैसे माजुली द्वीप असम में है, न्यू मोरे द्वीप ये कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसमें न्यू मोरे द्वीप को लेकर थोड़ा सा झगड़ा है, विवाद है। माजुली द्वीप असम में है। तो ये द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। माजुली द्वीप जो है वो नदी द्वीप है, यानी कि ये समुद्र में नहीं है, तट के किनारे नहीं है, ये नदी में है। और किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी में जो द्वीप स्थित है वो माजुली द्वीप स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सेकंड जो है वो अमेजोन में है, अमेजोन नदी पर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू मोरो द्वीप के बारे में बात की गई थी अभी, वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। तो बंगाल की खाड़ी के जो 204 आइलैंड्स हैं, जैसे ये भारत था, तो भारत में ये जो एरिया था वो बंगाल की खाड़ी था। इसमें अंडमान निकोबार था, इसमें 204 आइलैंड्स थे, जिसमें से कलेक्टिवली हमें इनको चारों को, ये 204 को कलेक्टिवली एक साथ हम अंडमान निकोबार कह रहे थे। तो इसमें से कुछ मुख्य द्वीप हमें पढ़ने हैं, जैसे अंडमान समूह में कौन से आते हैं, निकोबार समूह में कौन से आते हैं। तो अंडमान समूह की बात करें तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर उसके नीचे आता है लिटिल अंडमान। और निकोबार ग्रुप में आता है कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये कहाँ कहाँ है, अंडमान निकोबार को हम क्या कहते हैं, अराकान योमा भी कह देते हैं। अराकान योमा कहाँ है, म्यांमार, मतलब म्यांमार के लोग इसको अराकान योमा कह देते हैं। किसको, अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं। अंडमान निकोबार वैसे भारत का ही पार्ट है, पूर्वांचल का ही एक पार्ट माना जाता है ये। पूर्वांचल आपको पता है, ये पूर्वांचल क्या था, हिमालय का ही भाग था एक तरह से ये। अब अंडमान निकोबार के ये जो द्वीप हैं, यहाँ छोटे छोटे ये दिखाए गए हैं, जैसे कि ये द्वीप दिखाए गए हैं। तो यहाँ जो अंडमान निकोबार के ये जो द्वीप दिखाए गए हैं, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऊपर से नीचे तक इनका क्रम कैसे है, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर हम चलें तो सबसे ऊपर अभी आपको बताया था, अंडमान में नॉर्थ अंडमान आता है, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इनका क्रम ये है। तो ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये सारे द्वीप हैं। फिर यहाँ से देखना है, जैसे कि ये अंडमान निकोबार के ये द्वीप समूह अभी हमने देखे, इनमें कौन कौन से आता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये सारे हैं। और इनके जो ये इधर थाईलैंड देश स्थित है, थाईलैंड देश के बीच में और अंडमान निकोबार के बीच में, थाईलैंड और अंडमान निकोबार के बीच में जो सागर है उसको हम अंडमान सागर के नाम से जानते हैं। ऊपर म्यांमार देश है, तो म्यांमार देश को ये अंडमान निकोबार द्वीप से अलग कौन करता है, तो यहाँ बीच में जो अलग किया गया है वो एक कोको स्ट्रेट है, कोको जल संधि, उसके द्वारा अलग किया गया है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया मलेशिया, नीचे आपको दिख रहा होगा ये इंडोनेशिया मलेशिया देश है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके नीचे इंडोनेशिया मलेशिया है। तो इन दोनों को अलग कौन करता है, तो इन दोनों को अलग ग्रेट चैनल करता है, तो ये याद रखना। और अगर इन्हें कलेक्टिवली देखा जाए तो हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे अभी देखा था हमने म्यांमार देश को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतने सारे, इनको कौन अलग करता है, तो ये कोको जल संधि, यहाँ लिखा भी है, देख लेना आप, एक सेकेंड। ये कोको जल संधि म्यांमार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतने सारे हैं, इनको अलग कौन करती है, कोको आइलैंड, कोको आइलैंड है यहाँ, तो कोको जल संधि इसको अलग करती है। उसके बाद ये जो अंडमान निकोबार के इतने सारे द्वीप समूह हैं, और ये द्वीप समूह थे अंडमान निकोबार के, और यहाँ थाईलैंड देश था। थाईलैंड देश के बीच जो ये जो सागर है, ये अंडमान सागर के नाम से जाना जा रहा था, अभी हमने देखा। उसके नीचे ये जो इतने सारे द्वीप हैं अंडमान निकोबार के, इसके नीचे थाईलैंड, सॉरी, इंडोनेशिया और मलेशिया थे। तो इंडोनेशिया मलेशिया को कौन अलग कर रहा था, यहाँ कुछ था, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ जो था वो ग्रेट चैनल था, ग्रेट चैनल के द्वारा इंडोनेशिया मलेशिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग किए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इंडोनेशिया मलेशिया देश जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कैसे अलग हैं, तो वो ग्रेट चैनल के द्वारा अलग हैं। थाईलैंड से कैसे अलग हैं, तो अंडमान सागर बीच में आता है। और म्यांमार से कैसे अलग हैं, तो म्यांमार के बीच में और अंडमान निकोबार के बीच में कोको जल संधि आती है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान के नीचे फिर कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार ये है और छोटा अंडमान ये है। तो इनके बीच में वो ऊपर अंडमान ख़त्म हो गया, नीचे
निकोबार शुरू हुआ। तो अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो साफ यहाँ लिखा है 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार, यानी कि अंडमान को निकोबार से अब अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के ऊपर कौन सा है, डंकन पैसेज, यानी कि डंकन पास, और डंकन पास छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के नीचे है छोटा अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को कौन पृथक करता है, तो वो डंकन पैसेज है, डंकन पास, स्पेलिंग यहाँ लिखी है DUNCCAN, डंकन पैसेज। फिर उसके बाद आता है छोटा अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कार निकोबार को और मिडिल निकोबार को सोमबेरियन पास अलग करता है। सोमबेरियन पास, ये लिखा है सोमबेरियन, SOMBERIAN, सोमबेरियन पास। उसके बाद आते हैं अब अरब सागर के द्वीप। तो अरब सागर के द्वीप में 36 द्वीप लक्षद्वीप के हैं। जैसे ये भारत है तो भारत का ये जो पार्ट है तो ये अरब सागर कहलाता है। तो अरब सागर के जो द्वीप हैं वो 36 हैं। 3 इसमें मुख्य पड़ने हैं, अमीन द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकोय। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप के हैं, ये बने कैसे हैं, तो फॉर्म्ड बाई डेड रिमेन्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ एक जंतु होता है जिसे प्रवाल कहा जाता है या मूंगा, तो मूंगा से बनता है, तो मूंगा चट्टानों से बना होता है ये। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर कि लक्षद्वीप के जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो प्रवाल द्वीप है ये, यानी कि मूंगा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कोरल रीफ्स क्या होता है, कोरल रीफ्स जो होता है वो 2 चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, एक तो सूक्ष्म जीव होता है, एक सूक्ष्म पादप होता है। सूक्ष्म जीव को कोरल पॉलिप कह देते हैं और सूक्ष्म पादप को जूजेंथैला कह देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये जो समुद्री जीव है, अब जीव है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ये उसको ऑक्सीजन देता है, ये उसको रहने के लिए स्थान दे देता है। इस तरह से रिलेशन पाया जाता है, तो आपस में रहते हैं और प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रवाल द्वीप से हुआ है। अब इसमें जो 3 हमने द्वीप समूह पढ़े हैं, वैसे तो 36 हैं लेकिन हमें पढ़ने 3 हैं, अमीन द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकोय। कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये भारत पढ़ा था, भारत के ये जो पार्ट है यहाँ ये लक्षद्वीप समूह स्थित है, और लक्षद्वीप में ये अमीन द्वीप, ये लक्काद्वीप और ये मिनिकोय। तो मिनिकोय के नीचे ये मालदीव है, और मालदीव और मिनिकोय को ये जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल करता है। तो अमीन द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकोय, मिनिकोय को मालदीव से, मिनिकोय ये है और मालदीव नीचे देश है यहाँ, तो इसको 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया गया है। फिर अमीन द्वीप, फिर लक्काद्वीप और मिनिकोय। तो लक्काद्वीप और मिनिकोय को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल है, ये लिखा भी है, तो यहाँ से देख लेना। तो यहाँ ऐसा बना सकते हैं, अमीन द्वीप ये है, ये लक्काद्वीप है, ये मिनिकोय है। तो लक्काद्वीप और मिनिकोय को 9 डिग्री चैनल और मिनिकोय और मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। तो हम पढ़ने के लिए रेडी हुए हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कल्याण शिखर है। तो एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये और देख लेते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो लार्जेस्ट आइलैंड मतलब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अंडमान का, तो मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान। जैसा कि हमने पढ़ा था अंडमान में उत्तरी अंडमान, ये मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा, मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार पूछे तो उसका ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार कहाँ है ये भी देख लेना, ये कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो निकोबार का सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है। उसके बाद कुछ चीज़ें याद रखनी है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान का था, मिडिल अंडमान था, क्योंकि सबसे ऊपर क्रम याद रखना है आपको। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर ग्रेट अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये इसमें सबसे बड़ा मिडिल अंडमान है, उसमें ग्रेट निकोबार है। स्मॉलेस्ट अंडमान का रॉस आइलैंड है, और स्मॉलेस्ट निकोबार का पिलो मिलो है। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान सॉडल पीक है, नॉर्थ अंडमान में है जो। और हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार माउंट थूलियर में है। तो माउंट थूलियर जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है निकोबार समूह का, माउंट थूलियर। निकोबार का तो थूलियर है और अंडमान का सॉडल पीक है सबसे ऊंचा। सबसे छोटा आइलैंड निकोबार का पिल्लो मिलो है, और सबसे छोटा आइलैंड अंडमान का रॉस आइलैंड है। तो क्वेश्चन में यहीं से पूछा गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च पर्वत शिखर कल्याण शिखर कौन है, कहाँ है ये उत्तरी अंडमान में। सॉडल पीक जो है जिसको कल्याण शिखर कहते हैं, तो ये कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। इसका क्रम भी हमने याद कराया था बार बार। तो वो बोल रहे हैं उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर छोटा अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार।
तो उत्तरी अंडमान में था सॉडेल पीक सबसे ऊंचा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सभी को पता है। अंडमान निकोबार समूह में द्वीपों की संख्या 220 है। 10 डिग्री चैनल पृथक किसको करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, मतलब अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान एवं निकोबार को। नेक्स्ट, बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। बैरन द्वीप जो है वह भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है और ये ज्वालामुखी द्वीप है। तो बैरन द्वीप क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। आगे, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है तो वो कोंकण तट है, कोंकण नाम से। जैसे ये भारत है तो भारत का ये नीचे जो था वो तो मालाबार तट था और ऊपर वाला जो तट था वो कोंकण तट है। तो यहाँ यही पूछा है भारत के पश्चिम तटीय के, ये पश्चिम तट है पूरा भारत का और इसके उत्तरी भाग को, इस भाग को, उत्तरी भाग को क्या कह रहे थे? कोंकण तट। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ है स्थित है? पुलिकट झील के समीप। पुलिकट झील कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा भी आंध्र प्रदेश, आसपास स्थित है। राम सेतु शुरू कहाँ से होता है? तो धनुषकोटी जगह से शुरू होता है। ये भारत है तो भारत श्रीलंका के बीच में ये पाक की खाड़ी है। पाक जल संधि ऊपर है, मन्नार की खाड़ी नीचे है। तो पाक जल संधि ऊपर है और मन्नार की खाड़ी नीचे है और ये जो जोड़ती है ये पाक की खाड़ी कहलाती है। तो ये जो यहाँ से ये सॉरी एक सेकंड, एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं ना, राम सेतु, ये जो शुरू होता है राम सेतु, तो ये भारत का अंतिम गांव कहते हैं, इसको धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, जूम करके एक बार दिखा भी देते हैं, ये धनुषकोडी गांव है। तो धनुषकोडी जो है ये यहाँ ख़त्म होता है अंतिम छोर पर। तो धनुषकोडी से ये शुरू होता है क्या? राम सेतु। राम सेतु वही पुल है जो राम जी ने हमारे श्री राम जी ने बनाया था जब वो श्रीलंका गए थे रावण कुमार ने सीता जी को लेने। तो ये पुल का निर्माण किया था, उसी को राम सेतु कह देते हैं और इसकी स्टार्टिंग धनुषकोटी से होती है। अब चलते हैं अरब सागर के द्वीप। तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अरब सागर में प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप पढ़ ही चुके हैं। प्रवाल द्वीप क्या होता था? प्रवाल मतलब मूंगा वाली चट्टानें, फिर जिसमें हमने पढ़ा था कोरल पॉलिप्स और कोरल जूजेंथैला। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। जैसे ये भारत है तो भारत का ये जो पार्ट है ये दक्षिण पश्चिमी तो कहलाता है, दक्षिण पश्चिम। ओके, अच्छा दक्षिण पश्चिम अगर नॉलेज ना हो तो ये देख लेना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो पार्ट है ये वेस्ट और साउथ, यानी कि साउथ दक्षिण और ये पश्चिम, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पश्चिम दक्षिण में हमारा लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति है, इसमें कुल 36 द्वीप हैं। फिर भटगाल, अरनाला, मिनिकॉय, ये भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? मिनिकॉय। हमने देखा था लक्षद्वीप में अमीन द्वीप, फिर लक्काद्वीप, फिर मिनिकॉय। तो मिनिकॉय सबसे ज़्यादा दूर था, सुदूरवर्ती था। फिर भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा था? रामेश्वरम। रामेश्वरम का निर्माण बताया था श्री राम ने किया था। तो श्रीलंका एवं भारत के बीच जो द्वीप है वो रामेश्वरम है। रामेश्वरम का निर्माण किया था ना। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। मुंबई जो है वो भारत का बड़ा नगर है और एक ही द्वीप पर स्थित है मुंबई। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है सालसेत है, ये भी महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, सालसेत द्वीप। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं ये याद रखनी है। वेयंत चयोधर जगह का नाम है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब ये हम देख ही चुके हैं, जैसे कि ये भारत का, ये गुजरात का पार्ट है, गुजरात का पार्ट ये कच्छ का रण था, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप था। फिर उसके नीचे ये जो यहाँ जल पाया जा रहा था ये खंबात की खाड़ी था और ये कच्छ की खाड़ी था। तो हमारा ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही दो जगह हैं, ये द्वारका है, ये दीव है, ये याद रखना है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप में द्वारका और दीव स्थित हैं। फिर उसके नीचे जो खंबात की खाड़ी थी ये, तो खंबात की खाड़ी में एक जगह है ये, यहाँ पिरम जगह है ये, तो ये देख भी लेते हैं। ये भारत का पार्ट था, तो ये द्वारका स्थित है, ये लिखा है द्वारका, तो ये यहाँ काठियावाड़ में स्थित है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप ही तो है ये, तो इसमें द्वारका ये है, दीव ये है, पिरम यहाँ कहीं स्थित है, ये जो है ये पिरम है, तो ये याद रखना है। तो कौन सी जगह कहाँ है? तो वेयंत चयोधर तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? कच्छ की खाड़ी ये है, कच्छ की खाड़ी में तो वेयंत चयोधर स्थित है। पिरम कहाँ है? खंबात की खाड़ी में, यहाँ था। द्वारका अरब सागर तट पर स्थित है, ये द्वारका है, ये अरब सागर तट ही है, ये पूरा तट जो है अरब सागर का तट है।
फिर दीव जो है वो काठियावाड़ तट पर है, काठियावाड़ प्रायद्वीप भी है और यहाँ दीव स्थित है काठियावाड़ प्रायद्वीप पर। कोरी क्रीक निवेशिका कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ का रण यहाँ है, यहीं कहीं कोरी क्रीक निवेशिका है, कोरी क्रीक। और सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच, कोरी क्रीक या सर क्रीक एक ही बात है। तो ये कच्छ के रण में स्थित है और ये भारत और पाकिस्तान देशों के बीच में स्थित है, विवादित है। तो सर क्रीक या कोरी की क्रीक जो निवेशिका है वो कच्छ के रण में और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवादित है। तो यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, कल हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीरीज़ को पूरी कंप्लीट करिएगा तभी आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा आपका। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।